नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल साहित्य कहानी सुनो में। तो चलिए कहानियों के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चांदपुर की चंदा अध्याय 4। जैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में कनॉट प्लेस, दरियागंज, न्यू मार्केट और बड़ा बाजार प्रसिद्ध हैं, वैसे ही चांदपुर का भी अपना एक सुपरमार्केट था। यह सुपरमार्केट तब अस्तित्व में आया जब 70 के दशक में सरयू नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए टीएस बांध का निर्माण हुआ। यह बांध बलिया के तुर्ती पार से शुरू होकर चांदपुर होते हुए सुरेमनपुर तक जाता था। अखबारों ने इसका नाम टीएस बांध रख दिया था और व्यापार के देशी विशेषज्ञों ने इसके किनारे हर गांव में एक सुपरमार्केट बसा दिया था। चांदपुर के इस सुपरमार्केट की विशेषता यह थी कि यहाँ एक ही दुकान पर लगभग सारी चीजें मिल जाती थीं। यानी लहसुन, धनिया, आटा, तेल और नमक की दुकान पर झाड़ू, बेलन और तसले भी खरीदे जा सकते थे। झाड़ू की दुकान पर चूड़ी, चप्पल और चम्मच भी मिल सकते थे, तो चप्पल की दुकान पर तेल मिलने की पूरी संभावना रहती थी। कपड़े की दुकान से सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां भी मांगी जा सकती थीं। यहाँ साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री मोटरसाइकिल भी बना लेता था और मौका मिले तो ट्रक और ट्रैक्टर पर भी हाथ आजमा लेता था। लोग उसके इस हुनर को सलाम करते थे। वह ब्लैक में पेट्रोल और डीजल बेचकर सबको चौंका भी सकता था। मिठाई की दुकान वाला चाय पान तो रखता ही था, मौके की नजाकत देखकर उसने भांग बेचना भी शुरू कर दिया था। वैसे सरयू के रास्ते बिहार से यूपी आने वाले ऊंचे दर्जे के मादक द्रव्यों की मुख्य फ्रेंचाइजी चांदपुर दियार में ही थी। बड़ी मेहनत के बाद वहां इसकी छोटी मोटी शाखाएं फैल पाई थीं, जो बांध के नीचे महुआ और ताड़ी के नाम से चलती थीं। लेकिन हमारी इस कहानी की दुकान का संबंध न तो आबकारी विभाग से था और न ही स्वास्थ्य विभाग से। इसका संबंध आधा विद्युत विभाग से था और आधा मनोरंजन विभाग से। दुकान के दरवाजे पर सफेद चूने से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ खराब टीवी टेप बनता है एवं बैटरी चार्ज की जाती है। वहीं बगल में स्केच से दफ्ती पर एक और सूचना लिखी हुई थी, 2 रुपए में एक गाना, कृपया यहाँ फालतू न बैठें। प्रो फूकन मिस्त्री, ग्राम चांदपुर। इस सूचना में गाने का संबंध किसी गायिका या नृत्यांगना से नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या के समाधान से था। इस समस्या का सीधा संबंध देश के युवा वर्ग से था, इसलिए इसका महत्व किसी भी राष्ट्रीय समस्या से कहीं ज्यादा था। बात यह थी कि उन दिनों गांवों के आशिकों को अपनी पसंद का एक हिट गाना सुनने के लिए उस पूरी फिल्म का ऑडियो कैसेट खरीदना पड़ता था। कई फिल्मों के सिर्फ 1-2 गाने ही अच्छे होते थे, बाकी के गाने सुनने लायक भी नहीं होते थे। यह वाकई एक बड़ी समस्या थी। हर बेरोजगार युवा जानता था कि अगर 25-30 रुपए खर्च करके सिर्फ एक गाना बजाया गया तो कभी भी कटोरा लेकर ट्रेन में गाने की नौबत आ सकती है। इसीलिए मौके पर चौका मारते हुए उस समय हर चट्टी चौराहे पर खाली ऑडियो कैसेट में मनपसंद गाने रिकॉर्ड करने की दुकानें खुलने लगी थीं। चांदपुर के फूकन उर्फ फूकन मिस्त्री ने भी गाना कॉपी करने का यह साइड बिजनेस शुरू कर लिया था। हालांकि टी सीरीज के कैसेट मार्केट में आने के बाद यह बिजनेस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन चांदपुर में इसके चलने की संभावना अभी पर्याप्त थी। सुबह के 10 बज रहे थे और फूकन की दुकान खुल चुकी थी। धूप छनकर सीधे दुकान के भीतर आ रही थी। दुकान के एक कोने में एक खुली हुई टीवी के ठीक सामने भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के आगे अगरबत्ती जल रही थी और दुकान के बाहर रखे लाउडस्पीकर पर गाना गूंज रहा था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। यह गाना सुनते ही अचानक बगल वाले दुकानदार के दिल में जैसे दर्द उठ गया। उसने वहीं से आवाज लगाई, ए फूकन, तनिक आवाज धीमी करो भाई। बगल वाली दुकान डॉक्टर सुखारी लाल की डिस्पेंसरी थी
जिसका नाम हाल ही में बदलकर सुखारी डायग्नोस्टिक सेंटर से अपना क्लिनिक एवं अपना हेलो सेंटर कर दिया गया था। डॉक्टर साहब ने बाजार की मांग को देखते हुए डिस्पेंसरी के साथ साथ एक पीसीओ भी खोल लिया था। यह पीसीओ मरीजों और खासकर दिल के मरीजों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम कर रहा था। कहा जाता है कि डॉक्टर सुखारी किसी जमाने में बलिया की दिमागी चट्टी बहेरी के मशहूर हकीम डॉक्टर एम नूरानी के यहाँ कई सालों तक कंपाउंडर रहे थे। इसलिए वे अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले मरीजों का इलाज एलोपैथिक तरीके से करते थे, फिर होम्योपैथिक और अंत में आयुर्वेदिक बन जाते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान स्त्री रोगों के बारे में 2-3 अध्याय ज्यादा पढ़ लेने के कारण वे इस मामले में बिना मरीज को देखे कोई रिस्क नहीं लेते थे। एक बार की बात है, खबर मिली कि चांदपुर के ननकू की भैंस की तबीयत खराब है। भैंस देखते देखते पता चला कि ननकू की भौजी भी ठीक नहीं है। पशु रोग विशेषज्ञ बनकर गए सुखारी डॉक्टर झट से स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गए और ननकू की नईनबेली पत्नी और नई भैंस दोनों को ठीक कर दिया। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई। हुआ यह कि कई दिनों के इलाज के दौरान डॉक्टर साहब के सीने के उस हिस्से में दर्द उभर आया जिसे फिल्मी दुनिया वालों ने दिल कहकर बदनाम कर रखा है। ननकू की भैंस और पत्नी तो डॉक्टर साहब के इलाज से ठीक हो गई, लेकिन पहली बार सुखारी डॉक्टर को अपने खुद के डॉक्टर होने पर संदेह हो गया। यह संदेह इतना गहरा था कि उनके दिल में हमेशा एक मीठा दर्द रहने लगा। आज डॉक्टर साहब ने उसी दर्द को ठीक करने के लिए एलोपैथी या होम्योपैथी की जगह म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया था और फूकन की दुकान पर बज रहा यह गाना उन्हीं की फरमाइश पर लगाया गया था। डॉक्टर साहब की बात मानकर फूकन ने जैसे ही आवाज कम करने के लिए हाथ बढ़ाया, सड़क पर एक साइकिल के ब्रेक की चू की आवाज आई। मंटू साइकिल से उतरा और तेजी से फूकन की दुकान की तरफ भागा। अब क्या हुआ? साइकिल पर बैठे बैठे राकेश ने पूछा। 1 मिनट भाई, बस 1 मिनट रुक जा। फूकना से एक काम है, मंटू ने कहा। राकेश 1 और 2 मिनट का अंतर समझ पाता, तब तक मंटू हांफते हुए फूकन की दुकान पर पहुंच गया और बोला, लिखो भाई, तू मेरी जिंदगी है। दिल ने यह कहा है, दिल से। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। कैसेट की एक साइड में ये सब गाने भर देना, वरना अंजाम तुम जानते ही हो। हम स्कूल से लौटकर आ रहे हैं। और हाँ, वो जो प्रेम रोग फिल्म का गाना है ना, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, उसे भी भर देना। यह सब सुनकर अगरबत्ती जला रहा फूकन मुस्कुराने लगा। मंटू बाबू, मोहब्बत बहुत खराब चीज है। जरा ऊपर देखो क्या लिखा है। लिखा है ना, उधार प्रेम की कैंची है। बाबू, असली बीमारी यही है। याद करो, दीपावली में तुमने दिलवाले के गाने भरवाए, छठ में प्रेम रोग के और नए साल पर आशिकी के। सारे गाने तो भर कर दे दिए। अब क्या चाहते हो कि मैं दुकान बेचकर फजलुआ की बैंड पार्टी में पुंगी बजाऊं? जल्दी से पुराना हिसाब करो, वरना हमारी तुम्हारी मोहब्बत आज ही खत्म। मंटू इस धमकी पर चुप हो गया और दुकान के ऊपर टंगे गुड्डू रंगीला के भोजपुरी एल्बम 80 ना 85 हमके 90 चाही ए चिंटुआ के दीदी हमके अब्बे जाई के पोस्टर का बारीकी से निरीक्षण करने लगा, मानो उसे कोई जवाब न सूझ रहा हो। मौके की नजाकत को भांपते हुए डॉक्टर सुखारी ने अपने क्लिनिक से ही आवाज दी, ए फूकन, एक बात सुनी क्या? कौन सी बात डॉक्टर साहब? यार, कल फजलुआ कह रहा था कि उसकी बैंड पार्टी का लौंडा जो पुंगी बजाता था किसी के साथ भाग गया है। सट्टा लिखवाकर पूरी पार्टी फंस गई है। इन लोकल लौंडों का कोई भरोसा नहीं होता। अब वह जून में कोलकाता से नचनिया लाएगा। फूकन ने फजलू बैंड पार्टी ग्राम चांदपुर के इस नचनिया प्रकरण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वह मंटू की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो।
इधर मंटू बगले झांकने लगा था और उधर धूप में खड़े राकेश की सांसें घड़ी की सुई के साथ बढ़ती जा रही थीं। अपनी इज्जत बचाते हुए मंटू ने कहा, यार यह तुम्हारा उधार का बहाना चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारे पैसे कब रोके हैं? जिस दिन अंदाज के गाने भरवा कर ले गया था उसी दिन कैसेट की रील टूट गई। पता नहीं तुमने कैसा अर्थिंग जोड़ा था कि टेप की आईसी ही उड़ गई। तब से न बिजली आई और न हम इधर आए। अभी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सरस्वती पूजा से पहले दे देंगे विद्या कसम। इस कसम पर राकेश को गुस्सा आने लगा। वह घड़ी देखते हुए बोला, अरे यार तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? प्रेम रोग के गाने बाद में नहीं भरवा सकते, पहले स्कूल तो चलो। राकेश की बात को अनसुना कर क्लिनिक के भीतर से डॉक्टर साहब बोले, और मंटू बाबू क्या हालचाल है? हमारा टेप ठीक से बज रहा है ना? दिन रात छत पर बेवफा सनम के गाने सुनाई देते हैं। किसने दिल तोड़ दिया भाई? अरे डॉक्टर साहब, टेप तो एकदम ठीक बज रहा है, लेकिन रील इतनी टूट रही है कि हमारा दिल ही टूट गया है, मंटू ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब कुछ और बोलते, उससे पहले फूकन बोल पड़ा, ससुराली सामान है तो खराब तो होगा ही। वैसे आपकी भौजाई जब बोलती हैं तो लगता है जैसे साधना सरगम की सगी बुआ बोल रही हो। मंटू हंसने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब चुप रहे क्योंकि वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके सामने उनकी पत्नी का मजाक उड़ाए। यह बात पूरा चांदपुर गांव जानता था, बस फूकन को इसकी परवाह नहीं थी और वह मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मंटू को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने हाथ मलते हुए कहा, हमें यह सब नहीं जानना। तुम डॉक्टर साहब से मजाक करते रहना, अभी बस गाने भर दो, हम स्कूल से लौटकर आ रहे हैं। मनोहर मास्टर हाजिरी लगा रहे होंगे। इतना कहकर मंटू जाने लगा तो फूकन मायूस होकर बोला, सुबह सुबह की बोहनी ही खराब कर दी ना हमारी। साइकिल पर बैठते हुए मंटू चिल्लाया, अरे फूकन भैया, चांदपुर दियार में जिस दिन दनादन गोलियां चल रही थीं, उस दिन आपको और आपके भाई बत्तन को बचाने वाले हम ही थे। अगर उस दिन आपको कुछ हो गया होता तो आज बोहनी कराने लायक ही नहीं बचते। इस गर्वित और रौबदार ताने के बाद मंटू के कंधे चौड़े हो गए। फूकन मुस्कुराने लगा और सुखारी डॉक्टर भी हंस पड़े। चौराहे की आसपास की दुकानों में बैठे लोग मंटू को देखने लगे। मंटू साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। घड़ी में 10:15 बज चुके थे। राकेश ने पैडल मारा और साइकिल तेजी से चल पड़ी। स्कूल अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर था। लोग बांध पर बैठकर धूप सेक रहे थे। खेतों में एक अजीब सी मस्ती और नशा छाया हुआ था। मंटू ने सरसों के खेतों की तरफ देखकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, रोकना यार जरा, बाल तो झाड़ लूं, वरना पिंकी कहेगी कि दिन भर सलमान खान बनकर सरयू घाट पर नाव चलाते हो और कादर खान बनकर स्कूल आते हो। इज्जत खराब हो जाएगी यार। एक तो साला आजकल वो वैसे ही भाव नहीं दे रही है। राकेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और सामने आ रही भीड़ से बचने के लिए दनादन घंटी बजाने लगा। मंटू को अपनी यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्यों यार, आज सविता भी तो आई होगी ना? कहीं इसलिए तो इतनी जल्दी में नहीं हो? इतना पूछकर वह सड़क किनारे चल रहे गन्ने के कोल्हों को देखने लगा। राकेश ने सामने से आ रही जीप को देखकर साइकिल धीमी की और कहा, चुपचाप बैठो साले। इतनी ही बेताबी थी तो सुबह जल्दी उठते। किसने कहा था कि 10 बजे तक सोए रहो? मंटू चुप हो गया, मानो राकेश से बहस करना ऊर्जा बर्बाद करना हो। अचानक साइकिल फिसलती हुई रुकी। स्कूल का गेट आ गया था। गेट के ऊपर एक बैनर हिल रहा था जिस पर लिखा था,
फुलेश देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त। कहा जाता है कि इस इंटर कॉलेज को 3 साल पहले मान्यता मिली थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही दूर दूर तक यह बात फैल गई कि इस स्कूल से कोई भी पास हो सकता है। यही कारण था कि आनन फानन में स्कूल को ईंट, बालू, सीमेंट और टिन शेड से काम चलाऊ बनाकर सारा ध्यान छात्रों को पास कराने पर लगा दिया गया था। फिलहाल 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई राम भरोसे चल रही थी। राम भरोसे यादव ही इस स्कूल के असली प्रिंसिपल थे। वैसे तो कॉलेज में कई क्लर्क और प्रिंसिपल थे, लेकिन अपनी योग्यताओं का लोहा मनवाकर मनोहर मास्टर ही यहाँ के एकमात्र स्थायी शिक्षक बन पाए थे। बाकी शिक्षकों ने तो 10-15 दिन पढ़ाने के बाद अध्यापन से अच्छा किराना की दुकान चलाना समझा था। अभी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली थी। स्कूल में कभी जीव विज्ञान तो कभी गणित पढ़ाने वाले मनोहर मास्टर हिंदी भी भला कोई विषय है की धारणा को सच मानकर हिंदी पढ़ाने चले आए थे। मौसम का असर कहें या धूप का, बड़े दिनों बाद क्लास में सारी डेस्क भरी हुई थीं। इंटर की परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए छात्रों में डर कम और उत्साह ज्यादा दिख रहा था। मास्टर साहब ने हाजिरी रजिस्टर खोलते हुए कहा, चलो आज की हाजिरी लगाते हैं। तभी कभी न आने वाले एक छात्र ने कहा, सर मेरी हाजिरी लगा दीजिए। मास्टर साहब ने उसकी तरफ देखा, अरे हुजूर, आप भी आज क्लास में पधारे हैं। पूरी क्लास हंसने लगी। मास्टर साहब ने एक एक करके नाम पुकारना शुरू किया। सोहन, प्रेजेंट सर। बुलबुल कुमार, यस सर। कुमारी प्रियंका, प्रेजेंट सर। कुमारी बबीता, यस सर। तिलेश्वर प्रसाद, आयल बानी जी। बेहुदा कहीं का, तमीज सीखो नहीं तो घर जाकर मछली मारो। मास्टर साहब ने डांटा तो तिलेश्वर फटा बांस जैसा मुंह बनाकर हंसने लगा। मनोहर मास्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, चुप रहो। इमरान, यस सर। तुम फजलू बैंड वाले के नाती हो ना? यस सर। तो फिर तुम्हारा वो नचनिया भाग गया क्या? यस सर। ओके बैठो। शिवम, यस सर। कुमारी चंदा, उपस्थित सर। इस उपस्थित सर की मीठी आवाज से लड़कों की बेंच पर जैसे हलचल मच गई। एक झटके में ऐसा लगा मानो किसी बंजर मरुभूमि में चमेली का फूल खिल गया हो या तीखी दोपहरी में रातरानी महक उठी हो। सारे लड़के टकटकी लगाए कुमारी चंदा की तरफ देखने लगे, लेकिन मंटू सिर झुकाए न जाने कॉपी पर क्या लिख रहा था। मास्टर साहब बोले, शशि कुमार। मंटू की चेतना वापस लौटी। यस सर। ओहो, शशि कुमार जी उर्फ मंटू बाबू, बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। मंटू ने शर्म से सिर झुका लिया। मनोहर मास्टर रजिस्टर लेकर मंटू के पास आए और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से पूछा, वाह रे मंटू बाबू, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यही गाना बज रहा था ना शुक्रवार को? प्यार तो बढ़ाना है आपको, लेकिन स्कूल नहीं आना है। क्लास में हंसी का फव्वारा छूट गया। कुमारी चंदा उर्फ पिंकी भी मुस्कुराने लगी। राकेश को भी मौका मिल गया। सर, मैं तो इसे जबरदस्ती उठाकर लाया हूँ, नहीं तो यह 11 बजे तक सोता रहता। मंटू इस बेइज्जती से झेंप गया, लेकिन मनोहर मास्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मंटू की गर्दन पर बने टैटू को देखते हुए बोले, हाँ भाई, रात भर आशिकी का गाना बज रहा होगा। कल ही तुम्हारे पिताजी मिले थे, कह रहे थे कि मास्टर साहब लड़का हाथ से निकल गया है, कुछ करिए। क्लास के बाकी छात्र छात्राएं हंसने लगे। इस हंसी में सहानुभूति कम और अपने सहपाठी को नीचा दिखाने का भाव ज्यादा था। मास्टर साहब को गुस्सा आ गया। खबरदार, अगर कोई हंसा तो हम जो कह रहे हैं उसे शांति से सुनो, वरना हम जिसे मुर्गा बनाते हैं वह अंडा देकर ही जाता है,
समझे? सबने एक साथ कहा, यस सर। तो चलो बताओ, लड़का हाथ से निकल गया, यह क्या है? पीछे से एक लड़का झट से बोला, मुहावरा है मास्टर साहब, मुहावरा। शाबाश, तुम तिलोत्तमा से ट्यूशन पढ़ते हो ना? बैठो, ज्यादा तेज मत बनो। मास्टर साहब ने एक लड़की को खड़ा किया, तुम बताओ जी, हाथ से निकलने का अर्थ क्या होता है? लड़की काफी देर तक आसमान और जमीन देखती रही और अपनी उंगलियों से स्कार्फ को घुमाती रही। मनोहर मास्टर का धैर्य जवाब दे गया। वे छड़ी पटक कर बोले, बोलती क्यों नहीं हो? लड़की ने दीनहीन भाव से सिर झुका लिया। मास्टर साहब चिल्लाए, कुछ समझ में आ रहा है या यह भी सिर के ऊपर से जा रहा है? जब हिंदी का एक मुहावरा नहीं आता तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करोगी? लड़की के भीतर का स्वाभिमान जागा। वह इठलाकर हंसते हुए बोली, सर, जैसे पैसा रुपया हाथ से निकल जाता है ना, वैसे ही। मास्टर साहब की आवाज और तेज हो गई, क्या वैसे ही निकल गया? यही तो मेरा सवाल है। बैठो, इस क्लास के सब बच्चे नालायक हो गए हैं। अनुशासन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। क्लास में सन्नाटा पसर गया। अब मनोहर मास्टर दोबारा मंटू की तरफ मुड़े, तो आप ही बताइए शशि कुमार जी, नाम है साधु गंगादास और कमंडल में जल नहीं है, कैसे बेड़ा पार होगा आपका? मंटू मुस्कुराने लगा। मनोहर मास्टर झल्ला उठे, दांत निकालना बंद करो बेशर्म। बताओ, हाथ से निकलने का क्या अर्थ है? मंटू का चेहरा लटक गया। मास्टर साहब उसे घूरने लगे, अच्छा छोड़ो, पहले शशि का अर्थ बताओ। एक लड़के ने झट से हाथ उठाया, सर, शशि कपूर हीरो है। मास्टर साहब ने फिर छड़ी चटकाई, चुप हो जा नालायक, तुम पश्चिम टोला के मिस्त्री के बेटे हो ना? तुम भी पढ़ोगे या अपने बाप की तरह दिन भर सिनेमा देखोगे? लड़के ने सिर हिलाया, नो सर, और मुंह बनाकर बैठ गया। इधर मंटू के चेहरे पर 12 बज चुके थे। मास्टर साहब अब लड़कियों की तरफ मुखातिब हुए। एक जगह उनकी नजर ठहर गई, तुम बताओ चंदा। अपना नाम सुनते ही कुमारी चंदा धीरे से खड़ी हो गई। इधर मंटू ने अपना दिल थाम लिया और राकेश ने सिर झुका लिया। पूरी क्लास की नजरें चंदा पर टिक गई। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा था। अपना दुपट्टा ठीक करते हुए चंदा बोली, सर, शशि का मतलब चांद होता है और हाथ से निकल जाने का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र से दूर हो जाना। यह सुनते ही मनोहर मास्टर के गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। शाबाश, देखो, सीखो जरा इससे। एक यह लड़की है जो दिन भर घर का सारा काम करती है और कितनी लगन से पढ़ती भी है। बैठो बेटी, बैठो। इतनी तारीफ सुनकर चंदा की आंखें गर्व से चमकने लगी। उसके गोरे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तैर गई। इधर मंटू का दिल भी खुशी से बल्लियों उछलने लगा, क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि शशि का मतलब ही चंदा होता है और चंदा का मतलब शशि। यह तो गजब का संयोग था। लेकिन दुख इस बात का था कि उसे आज तक यह बात मालूम ही नहीं थी। काश उसने कभी किताब खोलकर देख ली होती। मंटू के मन में लड्डू फूटने लगे। वाह रे चंदा, अगर इस समय मैं घर पर होता तो छत पर फुल साउंड में गाना बजा रहा होता। नाम क्या है? प्यार का मारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा। लेकिन तभी मनोहर मास्टर की छड़ी और घर जाकर मौसा जी से की जाने वाली शिकायत के डर से उसका दिल बैठ गया। अपमान सहकर मिली इस खुशी का रंग थोड़ा फीका पड़ने लगा था। फिर भी चंदा की वो पायल जैसी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, सर, शशि मतलब चांद होता है। मंटू की तंद्रा तब टूटी जब उसने देखा कि मास्टर साहब पर्यायवाची और मुहावरा पढ़ा देने के बाद अब इस बात के टिप्स दे रहे थे कि आगामी बोर्ड परीक्षा में नकल कैसे की जाए और ज्यादा नंबरों से कैसे पास हुआ जाए।
देखो, यह कल्याण सिंह की सरकार नहीं है, यह मुलायम सिंह की सरकार है। यह तो सबको पता है ना, मास्टर साहब ने कहा। जी सर, क्लास से आवाज आई। तो बताओ, मुलायम सिंह कौन है? सर, कल्याण सिंह के भाई हैं, एक लड़के ने कहा। चुप रहो, गुटखा खरीदने के पैसे तो मिल जाते हैं तुम्हें, लेकिन एक सामान्य ज्ञान की किताब नहीं खरीद सकते। परीक्षा के लिए कौन सी गाइड खरीद रहे हो तुम लोग? पीछे से आवाज आई, सर, काका की गाइड ले लें या विद्या की? मनोहर मास्टर कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोले, देखो, प्रश्न तो दोनों से ही आते हैं, लेकिन विद्या की गाइड का साइज थोड़ा बड़ा आने लगा है। जब फ्लाइंग स्क्वाड उड़नदस्ता चेक करने आता है तो उसे छिपाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि काका की गाइड ले लो। अभी 1 महीना समय है, पूरा गाइड रट जाओ। यह देख लो कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। अगर परीक्षा में सूरदास का काव्य सौंदर्य आए तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वह काका की गाइड में किस पन्ने पर है और विद्या की गाइड में किस पन्ने पर। नकल के लिए भी अकल चाहिए, समझे? क्लास से आवाज आई, जी सर। तो बताओ, सूरदास क्या करते थे? तुम खड़े हो जाओ, तेरे नाम वाले। बताओ, सूरदास क्या करते थे? अपने लंबे बालों को ठीक करते हुए एक लड़के ने कहा, सर, यह तो नहीं पता। उसके बगल में बैठा दूसरा लड़का उठा और दांत दिखाते हुए बोला, सर, वह रेवती स्टेशन पर भीख मांगते थे, कभी कभी चांदपुर भी आते थे। चुप नालायक, न जाने कहाँ दिमाग रखकर स्कूल आते हो। मैं कवि सूरदास की बात कर रहा हूँ और तुम किसी गंजेड़ी चोर की बात कर रहे हो। मूर्ख कहीं के, बैठ जा। मास्टर साहब ने चैन की सांस ली और बोले, ऐसे गधों को मुलायम सिंह या मायावती क्या, जयललिता भी पास नहीं करवा सकती। इसलिए कह रहा हूँ कि गाइड पर ध्यान दो। तभी अचानक स्कूल की घंटी बजी। मास्टर साहब इस अंदाज में खड़े हुए मानो उनकी जान छूटी हो। जाते जाते वे कह गए, देखो, सरस्वती पूजा आ रही है, पढ़ाई बंद रहेगी, लेकिन यहाँ आकर सबको पूजा में शामिल होना अनिवार्य है। क्लास से आवाज आई, यस सर। इस बार पूजा में पर्दे वाला सिनेमा आ रहा है। पहले सिर्फ तुम चलेगी, फिर दिलवाले और फिर बॉर्डर। मास्टर साहब झल्ला उठे, चुप नालायक, इतना ध्यान पढ़ाई पर देते तो कितना अच्छा होता। इधर मंटू का हाल बेहाल था। उसे पूरी क्लास में न तो गाइड की बात सुनाई दी और न ही परीक्षा की। वह तो प्रेम में सूरदास हो रहा था। देश के हर आशिक की तरह उसे बोर्ड के इम्तिहान से ज्यादा इश्क के इम्तिहान की चिंता सता रही थी। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, शशि मतलब चांद, चंदा मतलब शशि। लेकिन ये दो चांद आपस में मिलेंगे कैसे? मंटू इसी सवाल में उलझ गया था। उसने देखा कि आज पिंकी ने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। किस बात की नाराजगी थी भला? ठीक है, वह 20 दिन बाद स्कूल आया था, लेकिन महोबा की रानी साहिबा गायब तो आप भी थीं। माना कि आप सुंदर हैं, लेकिन एक नजर देख लिया होता तो कौन सा चांदपुर डूब जाता। मंटू विचारों में डूबने लगा। उसने इशारों ही इशारों में पिंकी की सहेली सविता से कुछ पूछा। सविता ने इशारों में ही ना में सिर हिलाया और पिंकी से बात करने में व्यस्त हो गई। मंटू उदास हो गया। क्लास धीरे धीरे खाली होने लगी थी। मंटू के दिल में आया कि वह जाकर पिंकी से एक बार अपने दिल की बात कह दे, लेकिन वह जानता था कि न तो वह शाहरुख खान है और न ही पिंकी काजोल। अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई तो पूरे चांदपुर को अमरीश पुरी बनने में देर नहीं लगेगी। फिर तो मौसा जी उसी दिन जान ले लेंगे और मौसी बिना डेंगू के ही सिधार जाएंगी। यह सोचकर मंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह समझ गया कि दो दिलों के बीच मर्यादा की एक झीनी सी चादर तनी हुई है, जो थोड़े से अनुशासन और ढेर सारे संकोच के कारण है। इस चादर को हटाना जरूरी था, लेकिन कैसे? 11वीं और 12वीं में बस आंखों से ही बातें हो पाई थीं। 1.5 साल की हिम्मत के बाद पहला खत मंटू की तरफ से दीपावली में लिखा भी गया, तो न उसका कोई जवाब आया और न ही उस पत्र की कोई खोज खबर मिली। बस इस बात की तसल्ली थी कि प्रेम पत्र सही सलामत पहुंच गया था, पर उसे पढ़ा भी गया है या नहीं और कब पढ़ा जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। राकेश ने मंटू को टोकते हुए उठाया, चलो भाई चलते हैं। कहा? मंटू ने पूछ। दोस्तों, आपको साहित्य कहानी सुनो पर यह कहानी कैसी लगी? मंटू और चंदा की यह अधूरी दास्तान आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। जय श्री श्याम।